तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोला जाता है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग पहले से ही की हुई है कि जो मैंने आज के लेक्चर में समझाना है आपको वो, और कुछ यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट भी लिखी हुई है पहले से ही जो हम करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम का तो वो एक दफा देख लीजिएगा। उसमें मैंने कहा है कि मोमेंटम कहते किसे हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम। तो देखिए जो भी बॉडी मोशन में होगी ना, ठीक है, मोशन में होगी उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी मौजूद होगी मोमेंटम की। तो ये देखिए ये मैंने जो एरो लगाए हुए हैं वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं। पहले आप ये सोचे कि ये जो एरोज हैं वो उसकी डायरेक्शन शो कर रहे हैं, उस तरफ को मूव कर रही है बॉडी। ठीक, चले यहां पे देखें आपकी बॉडीज एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, लेकिन यहां पे इनकी टक्कर नहीं हुई तो आप इसको कहेंगे बिफोर कोलिजन। क्या कहेंगे? बिफोर कोलिजन। तो यहां पे मैं लिख दूं बिफोर कोलिजन। ये आपके पास जो है वो बिफोर कोलिजन की स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी। अब यहां पे देखेंगे आपकी बॉडी आपको टकराती हुई नजर आ रही है, एरो इनके अपोजिट हो गए हैं। अब एरो इनके अपोजिट हो गए इसका क्या मतलब है? टकराने के बाद ये स्ट्राइक कर गई है। वो कैसे? अगर तो ये सेम स्पीड से चलेंगी तो एक दूसरे का मतलब टकराना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं ए की वेलोसिटी इससे ज्यादा कर दूं तो ये ए जो है वो बी को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, स्ट्राइक करेगी तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास, इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। और स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरफ इसको फोर्स लगेगी एक और इसको इस तरफ फोर्स लगेगी एक, यानी कि ये देखें इस बी बॉडी को ए की फोर्स लगेगी, यानी कि एफ ए टू बी। ठीक, और इस बी वाली जो बॉडी है वो ए वाली को इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं एफ बी टूवर्ड्स ए। अब ये एरो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी बॉडी किसको किस तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, यहां से देखें ये बॉडी इस तरफ, तो ए जो है वो बी को फोर्स लगा रही है और ये बी जो है वो ए को फोर्स लगा रही है टकराते वक्त। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लेंगे ड्यूरिंग कोलिजन। ये जो स्टेटमेंट होगी वो होगी ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक, चलेगी बॉडी टकरा गई और उसके बाद फिर क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये ए और बी को जो थोड़ी सी फोर्स लगी थी टकराते वक्त, उसके बाद फिर से वो क्या करेंगी? अपने ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। जो हमने पहले बताया था बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, टकराते वक्त सिर्फ अपोजिट इनको फोर्स लगी, उसके बाद फिर से ये मूव कर रही है। तो ये बिफोर कोलिजन था। ये टकराने के बाद वाला क्या होता है? आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो यहां पे आप लिख दें आफ्टर कोलिजन। ये है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, आफ्टर कोलिजन। अब देखें आपने ये तीन स्टेटमेंट्स जो भी यहां पे ड्रॉ की हुई हैं उनको थोड़ा बहुत समझा कि कोई भी बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए बॉडी बी को तब तक नहीं टकराएगी जब तक हम इसकी वेलोसिटी इस बी बॉडी के वेलोसिटी से ज्यादा नहीं कर देते। उसके बाद फिर जब इनका टकराव होगा तो एक दूसरे को एक फोर्स लगेगी, बी को ए पे और ए को बी पे। ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन में। उसके बाद फिर टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन आ जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए m1 ये मास है और ये m2 मास है। तो यहां पे आप कर ले ये जो मास है इसका ये मास यहां पे लिख देता हूं m1 है, ये मास m2 है। अब देखिए कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही हो तो उसमें क्या मौजूद होता है? मोमेंटम मौजूद होता है। ठीक है, अब बॉडी ए के लिहाज से देखें, मास 1 है, वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। तो इसको आप इन मोमेंटम फॉर्म कैसे लिखेंगे वो इस मार्कर से लिख लेते हैं। आप इसको लिखेंगे
ये देखिए मास 1 है तो आप लिखेंगे m1 और इसकी वेलोसिटी को आप u से रिप्रेजेंट करेंगे, u1। ठीक है, ये मोमेंटम। तो यहां पे b के लिए क्या हो जाएगा, m2 u2। ठीक, अच्छा ड्यूरिंग कोलियन आपने नहीं देखना, फिर आ जाए आफ्टर कोलियन पे। यहां पे क्या किया आपने, वेलोसिटी की जगह पे u लिख दिया है, सैंपल लिखा है सिर्फ और कुछ भी नहीं है वेलोसिटी ही। ठीक है, अब देखिए आफ्टर कोलियन में क्या होगा, यहां पे m1 है तो यहां पे मैं ये करूंगा कि इनकी मोमेंटम को डिफाइन करना है तो m1 v1 कर दूंगा, और इस बॉडी 2 को यहां पे मास 2 है तो m2 v2 कर दूंगा। तो ये मेरे पास है आफ्टर कोलिजन। अब देखिए बॉडी ए बॉडी बी, बॉडी ए बॉडी बी के लिए अलग अलग है। उसके बाद क्या करना है, अगर तो एग्जाम में आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की डेरिवेशन लिखे तो आपने ये प्रॉपर स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ बॉडी ए बिफोर कोलिजन, यहां पे आना है बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए कौन सी है जी, ये है, क्या है उसका मोमेंटम, m1 u1। तो यहां पे आपने क्या करना है, m1 u1। सिंपल है, ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है, सिंपल है। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बिफोर कोलिजन, ठीक है, यहां पे भी बिफोर कोलिजन था, मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन, अब बिफोर कोलिजन बी, तो बिफोर कोलिजन बी में क्या है, m2 u2 है, m2 u2। अब आते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, क्या है, m1 v1, m1 v1। ठीक, अब आते हैं बी बॉडी के लिए आफ्टर कोलिजन m2 v2। ये मेरे पास डेटा मैंने यहां से कलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, ये इसको मैं इस तरह से बॉक्सेस बना दूं ताकि ये हाईलाइटेड पॉइंट रहे आपके लिए कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन के लिए आपने ए और बी के लिए क्या क्या चीजें ली हैं। ठीक है, इतना सा ये जो स्टेप है, इतना सा स्टेप आपने फॉलो कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उस डेफिनेशन में कुछ आपने यूं डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड या इज इक्वल टू फोर्स, है ना, जी हां, वो फोर्स के इक्वल था। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन एक फोर्स लगी है, ये देखे ना, ये जो है अपोजिट फोर्स है, पहले बॉडी इस तरफ को मूव कर रही थी, ये इस तरफ, तो जब टकराई बॉडी तब देखिए अपोजिट फोर्स हो गई, यानी कि ये आपके पास क्या है, एक्शन, और ये उसके पास क्या निकला, रिएक्शन निकला है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, है ना, निकला है ना। देखिए ये तो इस तरफ मूव कर रही थी ना बॉडी, लेकिन टकराने के बाद इस तरफ और फिर इस तरफ, फिर वही सिमत में चलने लग गई। थोड़ी देर के लिए वो क्या हुआ, उनको अपोजिट फोर्स लगी टकराते हुए ड्यूरिंग कोलिजन। अब रिएक्शन और एक्शन की फोर्स भी हमारे पास मौजूद है। अब हम करेंगे एक जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखाई थी उसी की हेल्प लेके हम आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी बी के लिए पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं मार्कर चेंज कर लूं, हाँ जी, यहां पे क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी बी। पहले बॉडी बी के लिए हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ की, या फिर पूरा लिख लिया आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज गिवन बाय, ठीक है, पूरा लिख ले, या गिवन बाय, यहां पे छोड़े और फिर आगे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, या पूरा लिख, ठीक है। अब आपने क्या किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बी कर लिया है, यानी कि जो बॉडी बी है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लिया है और वो फोर्स के इक्वल होता है। हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कैसे लिखेंगे उसको,
ऐसे लिखते थे, आप याद करें, एफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स, इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे आप, हाईलाइटेड पॉइंट बनाएंगे, याद रखने वाला पॉइंट बनाएंगे। और एक बात मैंने कही थी आपको कि यहां पे ये जो डेल्टा पी है, ये डेल्टा पी जो है वो क्या होता है, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहां पे ये मैं वैल्यूज पुट करूं, पी डेल्टा पी की जगह पे तो क्या करूंगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी, यही पुट करूंगा ना। ठीक है, अच्छा अब क्या करूंगा जी, मेरे पास पी एफ मोमेंटम है, फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम मौजूद है। ठीक है, अच्छा फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे आप और इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे, तो ये देखें बॉडी बी के लिए मैंने बात की है ना, तो फाइनल मोमेंटम कौन सा है, फाइनल यानी कि आफ्टर कोलिजन वाला कौन सा है, m2 v2। अच्छा जी, अच्छा इनिशियल मोमेंटम कौन सा है बॉडी बी के लिए, इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, m2 u2। बस इतनी सी डेरिवेशन है और बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं कि क्या ही बताएं। ठीक, अच्छा देखें ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ ना भाई, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां से वो जिस स्पीड से स्टार्ट हुई, ड्यूरिंग कोलिजन ये हुआ एक्शन और रिएक्शन, और उसके बाद क्या हुआ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन यानी कि आफ्टर कोलिजन आपके पास वो फाइनल मोमेंटम ये रहा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी ये है, क्योंकि बी इस बॉडी का नाम है, बी इस बॉडी का नाम है। फाइनल इनिशियल, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलें जी पुट करते हैं वैल्यू, पहले मैं देख यहाँ पे विजिबल है, चले जी ये विजिबल है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं कि f इज इक्वल टू पी एफ क्या है, m2 v2। ठीक है, लेकिन ये f कौन सी है, देखें ये f कौन सी है, आपकी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, फाइनल मोमेंटम इस तरफ को है ना, a टू b, तो f a टू b, या फिर आप ऐसे लिख लें, इसको एरो दे दें, f बड़ा करके लिख लेता हूं, a टू b इज इक्वल्स टू क्या है, फाइनल मोमेंटम m2 v2, m2 v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 u2, m2 u2 और डिवाइडेड बाय टाइम। देख लेते हैं जी, यहां तक विजिबल है। इसको आप क्या करेंगे जी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, या फिर आप इसको ऐसे ही हाईलाइटेड पॉइंट में रखें। इक्वेशन बनाना चलिए आपने बनानी है बना लेना, मैंने इसको हाईलाइटेड पॉइंट लिख दिया है, या इक्वेशन ए लिख दें, आपकी मर्जी है। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी की तो बात की हमने, तो रहा कौन सा, ए, तो उसकी भी बात कर ले भाई, उसको क्यों छोड़ना है? आप अगर बड़े बेटे की शादी करवाते हैं कोई पेरेंट्स, तो उसका छोटा बेटा की भी बारी आनी चाहिए या नहीं, उसको रहने देना चाहिए है, तो उसको रहने नहीं देना, उसको भी लेना है। तो हम करेंगे अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी A is given by, ठीक, कैसे लिखेंगे इसको भी, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर T, और आपको पता है यहां पे P क्या है, आपको पता है कि आपके पास जो P है वो डेल्टा P, सॉरी वो है PF माइनस PI माइनस PI। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, आपके पास ये आएगा F, लेकिन अब B टू A फोर्स है। देखिए एक A बॉडी की कहां है, रिएक्शन में, B टू A रिएक्शन में है ना, तो ये B टू A हो जाएगा। यहां पे आप लिखेंगे A टू B
और ये होगी आपके पास B2A। यहां पे देखिए A2B था तो ये B2A, और इसकी वैल्यू क्या थी, PF माइनस PI डिवाइड बाय T। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो अच्छे बच्चों की तरह आप देखें आपके दिमाग में इसकी वैल्यू खुद ब खुद आ गई होगी कि सर ये बोले कि ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है, और वैल्यू लिख देंगे। सर फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 है, तो सर लिखेंगे यहां पे f b2a इज इक्वल्स टू m1 v1। देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t। चले जी, इसको भी इक्वेशन दे दें, इक्वेशन नंबर 2, या फिर इसको हाईलाइटेड पॉइंट बना लें। ठीक है, यहां तक आपने इसको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अच्छा, अब फर्दर स्टेप क्या आता है, जल्दी से ये नोट करें इतने पॉइंट्स, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब ये करेंगे कि इसको मिटा देते हैं, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब सर क्या करने वाले हैं, ये आपने इक्वेशंस याद रखी है ना, जो मैंने यहां पे लिखी थी, यहां पे भी एक इक्वेशन लिखी, यहां पे भी लिखी, ये आपने याद रखनी है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, अब सर क्या लेके आए हुए हैं, तो देखें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए थर्ड लॉ यहां पे लग रहा है ना, यहां पे लगी थी ना, फोर्स B को A पे, फोर्स A को B पे, जो हमने यहां पे निकाली है ना। ठीक है, किसकी मदद से निकाली है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम की मदद से निकाली है। अब हम क्या करेंगे, न्यूटन के थर्ड लॉ की हेल्प लेते हुए फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए रिएक्शन वाली फोर्स थी F B टू A, यानी कि फोर्स जो लगी है B की A पे। तो देखें आपने न्यूटन थर्ड लॉ में एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, F इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F। अब वो नेगेटिव ऑफ F ये है रिएक्शन वाली, यानी कि B टू A वाली, और पॉजिटिव कौन सी है, A टू B वाली, A टू B वाली, है ना। चले, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप क्या कर लें, टिफिन बॉक्स बना लें, बाद में इसको खोल लेते हैं। अब हमने A टू B जो फोर्स निकाली है और B टू A जो फोर्स निकाली है वो लिख लेते हैं। चलें जी, वो लिख लेते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं, ब्लू यूज कर लेते हैं। A टू B हमारे पास क्या थी फोर्स, M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाय T, और ये इक्वल टू। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं, यहां पे थोड़ी जगह की इश्यू बन रहा है। M2 V2 माइनस M2 U2 डिवाइडेड बाय T इज इक्वल्स टू, ये माइनस का है F। ठीक है, ये माइनस का F है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, F B2A की वैल्यू लिखेंगे, जो कि थी M1 V1 माइनस M1 U1 ओवर T, और अब इसको हम, ये माइनस जो है वो इसके बाहर ही रहेगा इस तरह से। ठीक, अच्छा, यानी कि आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको फर्दर सोल्व कर लें। फर्दर सोल्व के लिए आप देखेंगे आपके पास ये जो T है और ये जो T है इक्वल के इस तरफ आएगा, ये T तो उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये T के साथ T क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको लिख लेते हैं M2
V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल्स टू माइनस M1 V1 माइनस M2 U1। अब देखिए ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, लेकिन माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है सर। अब क्या कर लेंगे, हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। ठीक, मैं देख लूं ये थोड़ा विजिबल है जी, विजिबल है। चलिए अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अगर नहीं नजर आ रहा मैं इसको बड़ा भी लिख सकता हूं, चलिए बड़ा करके लिख देता हूं। M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस M1 V1, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस M1 U1। ठीक, अब देखिए मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं ये करूंगा कि V वाली को V वाली की तरफ लेके चला जाऊं, एक U वाली को U वाली वेलोसिटी की तरफ लेके चला जाऊं। ठीक है, तो यहां से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूं। ठीक है, आपस में सेटिंग करवा रहा हूं इनकी मैं। चले यहां से देखें तो ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। M1 V1 उस तरफ इक्वल के माइनस का था, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस M2 V2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये U2 यानी कि M2 U2 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया जी M1 U1 प्लस M2 U2। आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको आप कहेंगे कि ये वो फॉर्मूला है जो कि हमें हेल्प आउट करता है कुछ न्यूमेरिकल्स कंडीशन को सॉल्व करने के लिए। वो कौन सी न्यूमेरिकल्स कंडीशन होगी, किस स्टेटमेंट पे होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे होगी। ठीक है, ये फॉर्मूले को आपने अब अपने दिमाग में ऐसे रख लेना है कि जैसे आपका कोई चाहने वाला हो। अच्छा, कुछ बुक्स में इसको कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपने वो भी घबराना नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं, उसको इस तरफ लिख सकते हैं। तो कुछ बुक्स में आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। कुछ बुक्स में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या किया है, इस स्टेटमेंट को इस तरफ कर लिया है, इसको इस तरफ कर लिया है। यहां से देखिए मैंने V2 यहां से V1 का जो टर्म था वो इस तरफ लेके आ गया था ना, तो इन्होंने क्या किया है, ये V2 का उस तरफ लेके चले गए हैं। ठीक है, तो मैंने जो तरीका किया है वो इस माइनस को देख के किया, ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही स्टेटमेंट है। अब हम इनको अगर नाम देना चाहें, ठीक है, कि यहां से हम कैसे पता लगाएंगे आफ्टर और बिफोर हमारे पास कोलिजन कौन सा है, तो आप कैसे कहेंगे, तो आपके पास ये जो V वाला होता है ना, ये होता है टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, और ये होता है टोटल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन। ठीक है, ये दो आपने अब याद रखने हैं। ठीक, ये फॉर्मूलाज हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जिसको आप कह रहे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है। तो इसको जल्दी से आप नोट करें। तो हम फर्दर एक स्टेटमेंट में आपको बताने लगा हूं, वो स्टेटमेंट है किसकी, वो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे से इसको नोट किया होगा। तो अब इसको यहां से हम करते हैं रेस। ठीक, और अब हम आते हैं, हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो भी कर लिया। अब हम लिखते हैं क्या इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। स्टेटमेंट
स्टेटमेंट किसकी स्टेटमेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की स्टेटमेंट। वो मैं यहां पे लिखने लगा हूं कि इसकी स्टेटमेंट जो होगी वो आपके पास होगी टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन remains सेम। ठीक है, यानी कि टोटल मोमेंटम जो होगा आइसोलेटेड सिस्टम और बिफोर आइसोलेटेड सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो होगा वो रिमेन सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, देखिए लेट सपोज इसकी वेलोसिटी, चलो एक न्यूमेरिकल हम एंड पे एक न्यूमेरिकल आपको मैं बता दूंगा और फिर बता दूंगा कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन कैसे सेम होगी। ठीक है, ऐसे आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं लास्ट में एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। उसके लिहाज से आपने अंदाजा लगा लेना है कि आपके मेडिकल के टेस्ट में या इंजीनियरिंग के टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट होगी है इसकी, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है सर? क्या आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम आप उसमें कहते हैं सच सिस्टम इन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक, तो आप कहेंगे such system in which no external force act। ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। ठीक है, ऐसे सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस न्यूमेरिकल पे जिसकी मैंने बात की है। ठीक, तो मैं लिख लेता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इस चीज को रेज करना होगा। चले, यहां पे वो छोटा न्यूमेरिकल में लिख लेता हूं, इसको मैं स्टेटमेंट्स आपने लिख ली होगी। स्टेटमेंट क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया। तो अब हम वो न्यूमेरिकल जल्दी से लिख लेते हैं और आपको बता देते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कैसे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कैसे उनका जो मोमेंटम होता है वो रिमेन सेम होता है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल के लिहाज से हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वो मैं लिख लेता हूं। चले, पहले मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, उससे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मास मैंने सब बॉल्स का सेम लिया है। तो देखिए, हमने कहा था ना कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनका जो मोमेंटम होगा वो रिमेन सेम, कांस्टेंट, कंजर्व होगा। तो देखिए, लेट सपोज मैंने कहा था ना ये बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव हो रही होगी उससे इस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तब टक्कर पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मैं इसकी वेलोसिटी ले लेता हूं, वेलोसिटी यहां पे ले लेता हूं, यानी कि u2 ये ले लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज आपको बताने लगा हूं कि कैसे सेम होती है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी ले लेता हूं u1। अब जाहिर सी बात है इससे तो ज्यादा रखनी पड़ेगी ना वेलोसिटी, तब इसके साथ टक्कर होगी। तो इसकी वेलोसिटी में ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जब टकराएंगे, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी, है ना। अगर ये बॉडी इसके साथ टकराएगी तो इसकी टक्कर के बाद तो रिएक्शन होगा, फोर्स लगेगी कुछ ना कुछ, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। कितनी होगी उसको हम ले लेते हैं जी v1। लेट सपोज वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी कितनी होगी? इसकी हो जाएगी डबल,
यानी कि इसके एज कंपेयर टू बॉडी ए इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि v2 में ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यों भाई 10 की वेलोसिटी से ये आ रहा है, इसके साथ टक्कर आई तो ये 5 की इंक्रीजमेंट वेलोसिटी इसकी बढ़ गई और आगे की तरफ मूव हो गई। और इन सब का जो मास है वो मास क्या ले लेता हूं मैं, इसका मास भी क्या है m1 इजिकल्स टू 5 किलोग्राम है, इसका मास है m2 इजिकल्स टू 5 किलोग्राम है, इसका भी मास क्या है m2 इजिकल्स टू 5 किलोग्राम है, और इसका भी मास क्या है m1 इजिकल्स टू 5 किलोग्राम है। तो अब मोमेंटम देखें इनका। मोमेंटम आपने कैसे देखना है, अब मोमेंटम निकाल लेते हैं। चले जी, इनका मोमेंटम क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो होगा ये मास कितना है 5 किलोग्राम है इसका भी, तो यहां से मोमेंटम कितना आ जाएगा जी, इनका मोमेंटम आ जाएगा m1 u1 होके 50, सो p इजिकल्स टू 50 न्यूटन सेकेंड। इनका मोमेंटम कितना आ जाएगा जी 5 5 25 न्यूटन सेकेंड। नेट मोमेंटम कितना है, बिफोर का टोटल कितना है, तो 50 प्लस 25 75, तो डेल्टा p इज इक्वल टू 75, यानी कि टोटल मोमेंटम है। तो आप लिखें कि ये टोटल मोमेंटम आ गया इन दोनों का 75, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है ना, ये कहा था। तो आपने क्या करना है, यहां से देखें ये 50 आया, ये 25 आया, 75 हुआ टोटल, ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि आपने बिफोर कोलिजन का टोटल मोमेंटम देखना है। ठीक है, और अब आते हैं आफ्टर कोलिजन पे। ये देखें 10 5 50, यहां से 50 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 5 5 25 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। तो इनका टोटल मोमेंटम कितना आया, इनका टोटल मोमेंटम कितना आया p इक्वल्स टू 75 न्यूटन सेकेंड। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो इनका मोमेंटम है वो क्या होगा, रिमेन्स सेम, कांस्टेंट होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये मेरी बात शायद आपको समझ ना आई हो, सर ने यहाँ पे अपनी वैल्यूज ली हैं, अपनी वैल्यूज की बात नहीं है, आप एक वैलिड रीजन पे जाएं कि ये बॉडी इसको तब टक्कर लगाएगी जब इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी, यानी कि डबल। तो मैंने इधर वेलोसिटी डबल ली, मास सबका सेम है, सिर्फ वेलोसिटी डबल ली। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी कम होगी, तो मैंने इसकी कम वाली वेलोसिटी ले ली, इसकी ज्यादा वाली ले ली। ठीक है, ज्यादा वाली क्या थी 10 थी, मैंने 10 रख दी, कम वाली क्या थी 5 थी, मैंने 5 रख दी। चलो ये भी समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन पे आ जाए। देखिए क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज शॉट फ्रॉम अ गन ऑफ मास 5 किलोग्राम। द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज। आपने क्या करना है, अब देखिए यहां पे एक चीज आपको नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही होगी, या तो बिफोर कोलिजन मिला हुआ है या तो आफ्टर कोलिजन मिला हुआ है, कोई एक जीरो। ठीक, अच्छा उसके बाद आपके पास एक स्टेटमेंट बनती है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपके पास कौन सी हो वो मोमेंटम कौन सा है जो आपके पास 0 आ रहा है। ठीक, ये आपके पास स्टेटमेंट है, आपने इसके लिहाज से इसका सॉल्यूशन करना है। लेकिन उससे पहले आपके पास डेटा में क्या गिवन है, अब देखिएगा m1 कितना गिवन है 5 ग्राम, और 5 ग्राम यानी कि 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.05 किलोग्राम, है ना। यही है, आप अपने कैलकुलेटर से कर ले इसको। 0.05 आ रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 5 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में 10
1000 था तो ऊपर जाके माइनस का हो गया 1000, तो 10⁻³ कर दिया। यहाँ पे V1 क्या होगी, 5 किलोग्राम, M2 है, M2 क्या हो गया 5 किलोग्राम गिवन है। चलो ये आसानी हो गई, इसको चेंज नहीं करना। V1 जो है वो है 500 मीटर पर सेकेंड, आपने V2 मालूम करनी है। ठीक है, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक, आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा वो। तो अब देखें, अब आपने क्या देखा है, अब आपने ये देखा कि आपके पास कोई एक मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है जी, जीरो हो रहा है। वो क्या है, बिफोर बॉलियन वाला आपने जीरो पुट किया है। ठीक है, बिफोर बॉलियन वाले को आपने जीरो पुट कर दिया है, कोई इशू नहीं। अब आगे फर्दर सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखें, अगर आप सॉल्व करेंगे ना इसको, अगर तो आपने मेरा लेक्चर गौर से सुना है तो आपको यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। कैसे, देखें भाई, आप पहले मैं फुल फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाता हूं। V2 मालूम करना है, V2 मालूम करना है ना, तो देखें ये यहां पे है, इस V2 को मैं उधर लेके जाऊं। ठीक है, V2 को मैं सिंपल उस तरफ, जीरो के उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा जी, मेरे पास जो स्टेटमेंट आ जाएगी वो कुछ यूं आ जाएगी, ये हो जाएगा जी, V2 को इस तरफ लेके आऊं, M1 V1 ओवर M2, क्योंकि M2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल उस तरफ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा M1 V1 से, तो आपके पास V2 की ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये स्टेटमेंट। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करें, V2 निकल आएगी, क्या है, M1 की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻³ किलोग्राम, इंटू V1 कितना है 500, M2 कितना है 5 किलोग्राम। ठीक, ये 2 जीरो इसके 2 जीरो से चले जाएंगे। ठीक है, बाकी बचेगा माइनस का 1 ऊपर, तो ये हो जाएगा 0.5 ऊपर। ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाय आप 5 कर लेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो इधर से गए, 0.5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 5 से, यहां से भी 5 है, तो आपके पास V2 इजिकल्स टू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए सर, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया, सिंपल इनको क्या कर लिया है जी, डिवाइड कर लिया। ठीक, डिवाइड करके आपने ये वैल्यूज निकाली। अब आते हैं हम शॉर्ट ट्रिक पे। देखें, M1 V1 आपने क्या करना है, M1 V1 को बाहर निकाल लें, M2 V2 को बाहर निकाल लें। ठीक, यहां से V2 निकालना हो तो M2 यहां के डिवाइड होगा, सिंपल सी बात है। चले, अब क्या करना है आपने, अब ये करना है कि M1 V1 का डेटा गिवन है, M1 V1 का डेटा गिवन है, यानी कि 5 × 10⁻³ इंटू 500 इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू गिवन है 5 किलोग्राम इंटू V2 मालूम करना है। तो अब देखिए, यहां से अगर आप देखें, ये इधर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.005 मल्टीप्लाई बाय 500। ठीक है ना, यहां पे इसका मतलब यही है। अच्छा, अब आपने क्या कर लेना है, अब आपने अच्छे बच्चों की तरह यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 0.005 मल्टीप्लाई बाय 500, तो यह आ जाएगा 2.5। इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2.5। तो बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे 5 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2.5 आएगा। तो यहां पे 0.5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आएगा, यानी कि 0.5 आपका मल्टीप्लाई होगा 5 से, तब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए